अप्लाइड सोशियोलॉजी ने मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया। बहुत बड़ा खेल किया गया है सोनभद्र के साथ। अनुसूची 5 कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जनजाति और अनुसूचित जनजाति का नाम ही नहीं। यहाँ का जो आदिवासियों के साथ है बहुत ही अन्याय किया गया। संस्कृति जितना आपको रोक लेगी, कानून नहीं रोकेगा। संस्कृति का दुरुपयोग भी हुआ, जातिवाद, छुआछूत। तो लोरी के कथा में जो लोरी का चरित्र उभरा है वो एक तानाशाह का उभरा है। लोरी के बहादुर नायक था, इसमें दो राय नहीं। तुलसीदास जी को जब बनारस में भागना पड़ा इधर उधर। जाति संघर्ष हमारे सोनभद्र का कोई विषय ही नहीं, और जाति भेद बहुत गहरे से है। मेरा जन्म ग्राम खड़ुई, थाना पन्नूगंज, यहाँ से करीब 19 किलोमीटर दूर घोर गांव में हुआ। और आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा छोटा मोटा ही सही, वो सामंती परिवार में हुआ। वहाँ से पढ़ाई लिखाई हमारी प्राइमरी पाठशाला सोनभद्र में हुई, फिर जूनियर हाई स्कूल रामगढ़ में हुई। वहाँ से सीधे मैं रावसगंज में आया, यहाँ से हाई स्कूल हुआ। हाई स्कूल के बाद सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो बनारस में हुई। इंटरमीडिएट एंग्लो बंगाली कॉलेज से मैंने किया, फिर ग्रेजुएशन BHU से, पोस्ट ग्रेजुएशन काशी विद्यापीठ से, LLB भी BHU से, ये पढ़ाई लिखाई हुई। और मैं इस क्षेत्र में आया कैसे, अगर यह सवाल है तो बहुत ही रहस्यपूर्ण किस्सा इसका ही है कि मैं सोशियोलॉजी में, अप्लाइड सोशियोलॉजी में जब मेरा नाम लिखाया, अप्लाइड सोशियोलॉजी ने मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया। उसमें ऐसे ऐसे दार्शनिक मिले हमको पढ़ने के लिए, फिलॉसफी मिली, दर्शन मिला, समाज को समझने की ताकत मिली अप्लाइड सोशियोलॉजी से। ख़ासतौर से हमारा स्पेशलाइजेशन ट्राइबल वेलफेयर था, आदिवासियों का जीवन देखने को मिला। उस पर रिसर्च पेपर भी हमारा था, उसने बदल दिया। वो पढ़ाई लिखाई हो गई, समाज के बारे में थोड़ी जानकारी हमको मिल गई कि समाज को हमें देखना चाहिए कि हम ऐसे समाज के लोग हैं। हमारा दरअसल जो समाज दिखाई पड़ रहा है, वहीं से मेरे दिमाग में नागर सभ्यता का, अरण्यक सभ्यता का एक द्वंद्व खड़ा हुआ। दरअसल ये हम बटे क्यों, ये नागर हो गया, वो अरण्यक हो गया। तो मेरे अध्ययन ने बताया कि इसका कारण केवल आर्थिक नहीं है। ये जो हमारा समाज विभाजित है नागर और अरण्यक में, इसके पीछे भी कहीं न कहीं वो दमन की राजनीति है, दमन है, वहाँ भी है। तो एक सूत्र हमको वहाँ से मिला। ये तो बात पूरी हुई नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया। अब मैं देखूं कि कानून क्या करता है। कानून समाज को बनाता है कि समाज को तोड़ता है, कि ये जो श्रेणीकृत हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कानून जो है इस श्रेणीकरण को और मजबूती से आगे बढ़ाता है कि इस श्रेणीकरण को घटाता है। क्या समत्वम बोध वाला कानून हमारा है, उससे समता आ सकती है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने BHU में नाम लिखाया, LLB में। थोड़ा आपके गांव की तरफ लौटते हैं। आपका गांव जो था उसकी भौगोलिक संरचना क्या थी? नदी, पहाड़, जंगल और बाकी जो लोग थे कैसे लोग थे? आपके पिताजी और माताजी कैसी थी? इसके बारे में भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि ये देखा जाए कि आपकी जो मन संरचना थी वो किन हालात में थी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने पिताजी के बारे में। माताजी के बारे में, माताजी हमारी घुर देहाती थी, गोदना वाली थी, उनके दोनों हाथ में गोदना थे। और पिताजी हमारे कम पढ़े लिखे थे, कक्षा 8 पास थे उस ज़माने के। लेकिन मैं उनके अंदर एक दार्शनिक का व्यक्तित्व देखता था कि वो, उनका व्यक्तित्व जो है पूरा के पूरा दार्शनिक है। जब मेरी पहली किताब सोनभद्र के बारे में आई, सोनभद्र प्राचीन आई, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि तुम जिसके लिए लिख रहे हो ये किताब, क्या वे पढ़ेंगे? तुम जिनके लिए किताब लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहा हो, खूब डूब जाओ अक्षरों की दुनिया में, उसको हम नहीं रोकेंगे।
तुम्हारी मर्जी है, तुम करो, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन ये किताब तुम्हारी वो लोग पढ़ेंगे जिनके लिए तुम लिख रहे हो। एक ही जवाब मैं देना चाहूँगा पिताजी का। पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी सपूर्वा, एक उपन्यास था देहाती जीवन का। क्योंकि ठीक लिखा है तुमने, यही हुआ है इमरजेंसी में। ज़मीनें आवंटित की गई सरकार की तरफ से, लेकिन कब्जा वो लोग नहीं पा पाए। तुमने इस संघर्ष को दिखाया है सपूर्वा उपन्यास में, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस किताब से उनको कुछ फ़ायदा होगा? फिर एक वाक्य उन्होंने कहा था जो मुझे आज भी नहीं भूलता। देखो बेटा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शस्त्र और शास्त्र इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये बहुत भला नहीं करते जितना कि सामाजिक शिक्षा भला करती है। और शास्त्र भी कठिन है, नहीं मिलता लाइसेंस से ही। शास्त्र भी कठिन है, दोनों इतने कठिन है, इतने जटिल हैं, अनुपलब्ध हैं कि दोनों समाज का भला करते ही नहीं जितनी कि सामाजिक शिक्षा करती है। और सामाजिक शिक्षा में हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये पिताजी की बात है। तो उनका मन तो दार्शनिक था पूरा के पूरा। हमारी माँ, जिनको हम लोग माई बोलते थे, माई भी बहुत ही उदार महिला थी। दरवाजे पर कोई भी आदमी आ गया, कोई उसकी ज़रूरत है तो निकल पड़ती थी उनकी मदद करने के लिए। निकल पड़ते थे, चाहे वो राशन मांगे, खाने के लिए कुछ सामान मांगे, कुछ पैसे मांगे, कुछ और मदद मांगे, वो निकल पड़ती थी। चाचा जी हमारे बाबू तेजबली सिंह थे, उनको बुला के कहती थी कि एक बीमार है कि जाके दवाई करा दे बैद जी के। बगल में एक हमारे बैद जी थे, पूरे इलाके की दवाई भुवनेश्वर बैद, उनके खेल लिया जाए, दवाई करा दे, पैसा वैसा सब हम दे। तो बहुत ही एक सज्जन परिवार में आए जन्म। मेरे बड़े भाई भी वैसे ही थे, मेरे छोटे भाई भी वैसे। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं, विभेद नाम की कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और एक किस्सा पिताजी को और बता दूं, इसी बीच मेरी शादी हो गई। साल भर तक ये घर पर नहीं, और उस समय मैं था MS में, मास्टर ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी में मेरा एडमिशन हो चुका था। तो उन्होंने कहा ऐसा करो यार कि तुम वहाँ एक 2-3 कमरे का मकान ले लो बनारस में, और भुवनेश्वर हमारा छोटा भाई वो तुम्हारे साथ है ही है, तो घर से हम किसी लड़के को भेज देते हैं खाना पीना बनाने के लिए, 2 कमरे का मकान ले लो, इसको यहाँ मत छोड़ो। तो 3 साल तक ये मेरे साथ रही बनारस में। एक तरीके से कह लीजिए वो फ्लैट ही था। घर से एक आदमी गया था खाना वाना बनाने के लिए, बनाता था खाना पीना। इस तरीके से अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिताजी का मन और मस्तिष्क कैसा रहा होगा। बहुत ही मददगार, संवेदनशील और जानने की इच्छा, इस तरीके से। जो कथा भूमि आपने चुनी, उसका जो भूगोल है, उस सोनभद्र के आदिवासी इलाके और आसपास का जो पूरा परिवेश है, उसी में जो सामाजिक संरचना है, जो सामंतवाद का तत्व है, चाहे नई सत्ता व्यवस्था का दुष्चक्र हो, चाहे उसकी बनावट हो, और ये लोग जो हंट किए जा रहे हैं, हंट किए जा रहे हैं आदिवासी, यह कथा भूमि ही आपने क्यों चुनी? क्योंकि जिस समय में आप सक्रिय थे उसमें बहुत तरह के आंदोलन चल रहे थे, साहित्य में बहुत तरह की चीजें चल रही, फैशन चल रहा था, लेकिन आपने इसी कथा भूमि को क्यों चुना, उधर नहीं गए? आपने देखा होगा कि कथा साहित्य में 2 ही आंदोलन थे, यथार्थ, और वो प्रेमचंद जी के ज़माने में भी था और आज भी है। यथार्थ की भूमि कथा साहित्य में कभी नहीं बदली। प्रेमचंद जी के ज़माने में भी वही, और मेरे ज़माने में भी वही, शिवमूर्ति जी के ज़माने में वही, किसी का नाम ले लीजिए, सभी यथार्थ के अगल बगल हैं। कविता में बदलाव आया है, छायावाद वगैरह वगैरह कई तरह की चीज़ें कविता में आई हैं। तो कविता का जो मेरा मूल स्वर है वह भी यथार्थवाद के, कविताएं तो हैं मेरे पास कुछ, तो उनका जो मूल स्वर है वो भी यथार्थवाद है, ज़मीन से। क्योंकि मेरा मानना ये है कि तुम कविता की ज़मीन कहाँ बना रहे हो, तुम्हें बनाना कुछ थोड़ी है, इसी ज़मीन से कुछ बात निकालो, देखो क्या निकलती है। और इसके लिए मेरा मानना ये है
कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका रहन सहन है, जो भाषा आपकी है, जो संस्कृति आपकी है, इसको अगर आप नहीं जानते हैं, इसको अपने लेखन में आप नहीं लाते हैं, अपने स्थान को, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर अपने स्थान को आप नहीं लाते हैं तो आप कविता के साथ, कहानी के साथ, उपन्यास के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। देखना चाहें तो आपके लोकल में भी बहुत कुछ है, लोग देख नहीं पाते, उड़ जाते हैं, उनको चाँद दिखाई पड़ता है, सूरज दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ते हैं, झाड़ियाँ कब देखोगे? तो उसका एक सूत्र है, वो जब चुभती हैं तब आदमी झाड़ियों को देखता है। तो चुभने का इंतजार कथाकार को, कवि को नहीं करना चाहिए कि हमारा पैर चुभे, चोटिल हो हम, तो फिर हम इनकी तरफ देखें। आप झाड़ियों की तरफ देखिए, तो आदत। दूसरी चीज़ कि मैं यहीं क्यों लौटा, क्योंकि यहाँ कानून का खेल बहुत हुआ है। मैंने बताया ना आपको कि अप्लाइड सोशियोलॉजी से एमए पास करने के बाद तो मैं कानून की तरफ गया कि समाज को जब तक कानून से मैं जोड़ के नहीं देखूंगा, दोनों का मिलान करके नहीं देखूंगा, तब तक समाज को ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि कानून का जो खेल है सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा खेल है। आज हम शायद समता, समानता, स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे होते, 16वीं शताब्दी में नहीं करते थे। फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद हम क्यों करने लगे? ये 3 दुनिया के तत्व बन गए। क्यों हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम लोग कल्याण चाहते हैं? सामाजिक दबाव है, मजबूर हैं आप कहने के लिए। कुल काम का चोरी क्या करें आप, उससे मतलब नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, कहना पड़ेगा कि हम सत्य की तरफ जा रहे हैं। ये जो कथन की मजबूरी है अचानक नहीं आ गई है, सामाजिक संघर्षों से आई है। आप कह रहे हैं कि हम अन्याय नहीं करेंगे, मजदूरी हम देते हैं, आप न देते हो, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मजदूरी का भुगतान हम पूरा के पूरा करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कानून की भी भूमिका है, समाज की भूमिका है। आप जा रहे हैं सत्य की तरफ, उसी तरफ आप जा रहे हैं जहाँ की कुदरत है, आपको जाना है उस तरफ, लौटना है, हर हालत में लौटना है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप क्यों जा रहे हैं, जाना तो उसी तरफ है आपको। अच्छा, आपने अप्लाइड सोशियोलॉजी पढ़ी और आपने कानून भी पढ़ा। हाँ। दोनों महत्वपूर्ण विधाएं हैं जो समाज के भीतर, खासतौर से अप्लाइड सोशियोलॉजी तो आपको समाज के स्तरीकरण और तमाम सारी चीज़ों की तरफ ले जाती है और बहुत सारी संरचनाओं और दूसरी जो बनावट है उसको समझने में वो एक टूल की तरह आपको काम करता है। कानून एक अलग तरीके से देता है काम। तो आपको कथाकार बनाने में इन दोनों विषयों की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं? और आप तो एक वकील भी रहे हैं, तो वकील के रूप में आपने अपने उन रचे गए पात्रों जैसे लोगों का वास्तव में जो थे उनके साथ क्या व्यवहार रखा, इसके बारे में बताइए। व्यवहार हमारा ये था कि वकालत के दौरान ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि मुकदमे में सुलह हो जाए। अब गलत धारणा मेरी कहें चाहे सही धारणा करें, मैं ये मानता था कि ये मुकदमा, ये अदालत फैसला चाहे जो दे दे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अंततः हमको सुलह की तरफ जाना पड़ता है। और लेनिन की बात मुझे हमेशा ख्याल रहती है कि खराब से खराब सुलह भी झगड़े से बेहतर है। खराब से खराब सुलह भी झगड़े से बेहतर है। तो अक्सर मैं अपने मुकदमों में कोशिश करके दूसरे पार्टी से मिल के उसको समझा बुझा करके किसी न किसी बिंदु पर राजी कर लेता था। बहुत दिनों तक मुझे कचहरी में सुलह वाला वकील भी बोला गया कि बाद में मैं इसको कर नहीं पाया। इसमें जटिलताएं इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि हमें एक थर्ड पर्सन के सामने जाना होता है। एज ए वकील हमें एक थर्ड पर्सन के सामने जाना होता है और थर्ड पर्सन जानकार होता है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन हमारी दलील कुछ होती है, सामने वाले की दलील कुछ होती है। तो जो पक्ष के साथ विपक्ष खड़ा करने की आदत है, ये जरिए वकील है। इसलिए मैं हिंद स्वराज को, गांधी जी की बात को पूरी तरह से सत्य मानता हूँ कि ये वकील लोग ही समाज को कमज़ोर बनाते हैं, समाज का भला नहीं करते। पक्ष कुछ है लेकिन उसमें विपक्ष के वकील मिल ही जाएंगे। अब पक्ष क्या है न आप जानते हैं, न हम जानते हैं, न कोई जानता है, लेकिन वहाँ विपक्ष अपने आप आ जाएगा और ये सेटलमेंट जो बार का है, एडवोकेसी का है, वो बीच में चला आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अपनी बातचीत में गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं, लेनिन का भी कर रहे हैं, मार्क्स का भी कर रहे हैं।
तो क्या उनकी अच्छी अच्छी बातों को आपने पकड़ लिया है या वाकई आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में इनमें से किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनमें लगभग मैं बताऊं 3-4 आदमियों का नाम तो लेना पड़ेगा मुझे फिलासफर्स का। जैसे गांधी जी का सबसे बड़ी भूमिका मेरे पास जो कुछ भी है वो गांधी जी की हिंद स्वराज से है। और हिंद स्वराज कुछ नहीं तो कम से कम 50 बार से ऊपर हमने पढ़ा होगा। उनके जो एक एक सवाल हैं, खुद से सवाल करते हैं, ऐसा लेखन, अद्भुत लेखन। शायद आपको ये बात मालूम होगी पहले से, क्या खुद से सवाल करना, उन सवालों का जवाब देना। अब ऐसे ऐसे सवाल गांधी जी ने खुद से पूछे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद से पूछे हैं, चाहे साम्राज्यवाद के बारे में उन्होंने कहा हो, औद्योगिक क्रांति के बारे में उन्होंने कहा हो, मशीनीकरण के बारे में कहा हो, शिक्षा के बारे में कहा हो, बुनियादी शिक्षा तक गांधी गए हों। ये खुद से सवाल पूछते हुए अपने से ही सवाल पूछ, मैंने अपने आत्मविश्लेषण का यह अद्भुत तरीका पहली बार हमने हिंद स्वराज में देखा। तो गांधी जी का तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। इसके बाद गांधी के बाद जिसका सबसे बड़ा असर मेरे ऊपर है, महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं 80%, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। लोहिया जी को हमने पढ़ा क्योंकि वहाँ मुझे ये लगा कि लोहिया जी को पढ़ने के बाद जब भी मैंने हिंद स्वराज को पढ़ा तो वो हिंद स्वराज की जो जटिलताएँ थी सवाल के रूप में, प्रश्न के रूप में, वो जटिलताएँ काफ़ी खुलने लगी। लोहिया जी को कई बार पढ़ा, उनकी कई किताबें पढ़ा, मार्क्स के आगे वगैरह वगैरह जो किताब उनका है, भारत विभाजन के गुनाहगार वगैरह, हिंदू बनाम हिंदू, कई किताबें हैं लोहिया जी की, अर्थशास्त्र की भी किताबें हैं उनकी। तो इनको जब मैं पढ़ता था, लोहिया जी को पढ़ चुका के बाद, तो मैं हिंद स्वराज भी पढ़ता था। एक बार एक किताब लोहिया जी ख़त्म करता था, हिंद स्वराज, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, बहुत छोटी सी, 1 घंटा भी नहीं लगता उसको पूरा पढ़ने में, लेकिन समझ के पढ़ना चाहेंगे तो 2 दिन भी लग जाएगा। तो सारे सवाल जो गांधी खुद अपने से पूछ रहे हैं और अपने से ही जवाब दे रहे हैं, लोहिया जी के जो अंश हिस्सा मैंने पढ़ा हुआ था, उस हिस्से से मुझे उसका समाधान मिला। और एक बात मुझे मिली, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या भारतवर्ष में ऐसा कोई सांस्कृतिक पुरुष नहीं हुआ? दोनों संस्कृति की बात करते हैं, लोहिया भी बात करते हैं, गांधी भी बात करते हैं। आप भी सवाल पूछें, खुद से पूछें कि भारतवर्ष को राजनीतिक पुरुष की ज़रूरत है, आध्यात्मिक पुरुष की ज़रूरत है, नैतिक पुरुष की ज़रूरत है, कि सांस्कृतिक पुरुष की ज़रूरत है? आप पूछेंगे तो खुद जवाब आपके सामने निकलेगा। हमारे यहाँ तमाम हुए, लेकिन सांस्कृतिक पुरुष नहीं हुआ। संस्कृतियों को जोड़ने का काम वो कोई नहीं कर पाया। लोहिया जी उसी दिशा में काम कर रहे थे, गांधी जी भी उसी दिशा में काम कर रहे थे। तो दोनों से हमको मदद मिली, और मार्क्स की मदद मिली। इकोनॉमिक, आर्थिक ढांचा जो हमारा खड़ा है, उसको समझने में कि ये कैसे खड़ा हो जाता है, लाभ क्या है, अतिरिक्त लाभ क्या है, पूंजी क्या है, और औद्योगिक विकास नहीं है अगर, तो मार्क्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सांचा अगर आपके सामने नहीं है, उसकी तस्वीर आपके सामने नहीं है, तो मार्क्स को फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मार्क्स को पढ़ना है तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, ये शेयर मार्केट कैसे खड़ा होगा, बैंक कैसे खड़े होंगे, इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट जो भी किसी देश का होता है वो कैसे खड़ा होता है, ये वहाँ समझना पड़ेगा। तो इनको समझने के लिए मार्क्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और उनके चिंतन का जो दूसरा पक्ष है कि हम इसे कैसे हासिल कर लें, समानता आ जाए वगैरह वगैरह आ जाए, तो वहाँ तक उस समय सहमत है, उस रास्ते से मैं सहमत नहीं हूँ। आपके यहाँ मैं कई पात्रों को ऐसे पाता हूँ कि बहुत लड़ाकू हैं, और स्त्रियाँ तो बहुत ही त्याग का उदाहरण है। बसमतिया एक आपकी एक अमर चरित्र है आपके इतिहास की, जिसका भरी जवानी में एक तरह से विधवा जैसा जीवन जीना, लेकिन भरोसे के साथ जीना। और फिर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ व्यवस्थाएं बेरहमी से कैसे चलती हैं, सारी चीजें मिलकर, जिसमें जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, और ये सत्ता है, सब कुछ है।
एक तरफ आप उस जीवन को जिसको आपने बहुत करीब से देखा है और जिया है, उसकी पवित्रता को लेकर इतना आग्रह देखते हैं, रखते हैं, तो उसको आप चित्रित करते हैं एक ऊंचाई तक, लेकिन दूसरी तरफ आपकी सामने जो दुर्धर्ष व्यवस्था है वही जीतती हुई नजर आती है, वो कुचल डालती है सारे मूल्यों को। ये कैसे, इस विरोधाभास को किस तरीके से आपने पकड़ लिया या आपके जहन में स्वतःस्फूर्त तरीके से आया, क्या इसके पीछे वजह है? दरअसल बसमतिया का जो चरित्र है वो आधा वास्तविक है, आधा मेरी कल्पना में है। उस तरह के संघर्षशील महिलाओं को हमने देखा है, हमारे जीवन में आई है, जो अपने अधिकारों के प्रति उन्हें ये पता नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, राइट टू फूड क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, उन्हें ये पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये पता है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य हैं तो हमें भी जीने का अधिकार है, राइट टू लिवलीहुड, हमें जीने का अधिकार है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो संघर्ष के स्तर पर मानसिक रूप से पूरी तैयारी के साथ खड़ी हैं, चाहे जहाँ कहीं खड़ी हैं। बसमतिया इसी सोच का एक उत्पाद है, लेकिन है वो थी। और सब चीज़ें जो आती हैं वो सोच के हिसाब से आती हैं, कल्पना के हिसाब से आती है। अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो लेखक को इतनी स्वतंत्रता होती है कि अपनी सोच को भी पात्रों के साथ चिपका सके, जोड़ सके, लेकिन क्रम के हिसाब से। ऐसा वो चरित्र विकसित न हो जाए जहाँ वो चीज़ फालतू लगने लगे, वाहियात लगने लगे। तो बसमतिया उसी तरीके से प्रतिरोध करती है। मैं संघर्ष की बात नहीं करता, मैं जब भी बात करता हूँ अपने उपन्यासों में, अपने कथानक में, अपने आलेखों में, मैं प्रतिरोध की बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा देश अनुरोध का देश है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अनुरोध मूलक है, यहाँ अनुरोध चलता है। तो अनुरोध पर ही जो लोग खड़े हैं उनके आगे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, उनके आगे तो प्रतिरोध ही किया सकता है। और प्रतिरोध में एक बात होती है कि वो सत्य से पर टिका होता है। दूसरी चीज़, उसमें हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, किसी का नुकसान करके अपना लाभ हम ले लें, ये प्रतिरोध में ताकत नहीं है। प्रतिरोध में इतना है कि हम प्रतिरोध करेंगे, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आप कह सकते हैं कि गांधी जी के सिविल नाफरमानी, सविनय अवज्ञा की तरफ से हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप हमको मारते रहिए, चाहे जितना मारिए, लेकिन हम आपकी बात मानेंगे नहीं। तो प्रतिरोध में बलिदान जो छिप जाता है, और संघर्ष में ये बलिदान वाला तत्व मुझे नहीं दिखता कहीं। संघर्ष में सीधे हमला दिखाई पड़ता है, 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का दृश्य दिखाई पड़ता है। प्रतिरोध में विनम्रता दिखाई पड़ती है, आग्रह दिखाई पड़ता है, आप हमको मारिए लेकिन आपकी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ये बात आपकी सूट नहीं कर रही, हमारे अनुकूल आप नहीं कर रहे, हमारे हित के लिए आप नहीं कह रहे। तो क्या इसी वजह से आपके यहाँ व्यवस्था इतनी दुर्धर्ष है कि वो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ सोनभद्र में तो जब से मैं सोनभद्र को देख रहा हूँ, कायदे से व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, आदिवासी अंचलों में जाने पर भी मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत अन्याय किया गया है। पूरा सिस्टम ही सोनभद्र का बदल दिया गया है। वो 1947-48 में या 52 के आसपास में जो हमारा गजेटियर है सोनभद्र का, पहले मिर्ज़ापुर था, उस गजेटियर में 327 या 357 कितना दीपक है, 357 के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स माने गए थे बस, नहीं तो शेड्यूल ट्रैक्ट होता ये सोनभद्र हमारा। आज उस समय के सरकार ने सबको शेड्यूल कास्ट बना दिया। तो क्या ये राजनीतिक डिफॉल्ट है? हाँ, डिफॉल्ट है राजनीतिक। ये बहुत बड़ा खेल किया गया है सोनभद्र के साथ, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो पूरा सोनभद्र बिरसा मुंडा वाला जो इलाका होता है आज शेड्यूल ट्रैक्ट के नाम पर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ट्रैक्ट के नाम तरह से होता, अनुसूची 5 कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सबको कन्वर्ट कर दिया गया अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति और जनजाति और अनुसूचित जनजाति का नाम ही नहीं। अब धीरे धीरे कुछ मुलायम सिंह के सरकार में अनुसूचित जनजातियाँ हुई हैं, जात हुई हैं। अभी तक बुद्धि में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं था। 10 साल 5 साल का खेल है ये। इस बीच में आरक्षण हुआ शेड्यूल ट्राइब्स के। ये 52 से गड़बड़ा गया,
52 से यहाँ का जो आदिवासियों के साथ है बहुत ही अन्याय किया गया, बहुत ही अन्याय किया गया। और फॉरेस्ट एक्ट ने तो आदिवासियों को बर्बाद कर दिया पूरा के पूरा। तो क्या लगता है कि ये पूरी नई व्यवस्था और नए नए निजाम जो आते गए उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को डिजाइन किया, ओवरऑल उसका सोनभद्र पर क्या असर पड़ा? सोनभद्र पर तो सबसे बड़ा असर ये है कि कारखाने तो यहाँ बहुत है, अद्भुत अद्भुत, लेकिन इन कारखानों का सोनभद्र की जनता से, खासतौर से मैं सोनभद्र की बात करूँगा, अब इसको आप देश की जनता से न जुड़िएगा। हमारी लालच है जो हमारे यहाँ चिमनी खड़ी हो रही है तो इस चिमनी में हमें भी काम मिले, इस कारखाने में हमें मजदूरी मिले, कुछ मिले, कोई न कोई आर्थिक प्रबंध हमारा वहाँ से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न जो उनकी तरफ से आता है, कारखाने वालों की तरफ से, चिमनी वालों की तरफ से, कि साहब यहाँ पर टेक्निकल लोग थे ही नहीं। तो सोनभद्र आदिवासी ज़िला है, पिछड़ा जनपद है, यहाँ टेक्निकल एजुकेशन कहाँ से हो जाएगा? यहाँ एक योजना करनी चाहिए थी भारत सरकार को, कांग्रेसी सरकार को, कम से कम कि एक कारखाना खड़ा करते, उसी के साथ टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैडर्स निकालते, इनको उसमें ज्वाइन कराते। ये तो खोला नहीं गया। हमारे यहाँ कारखाने पहले खोल दिए जाते हैं और जो टेक्निकल पढ़ाई है उसके लिए बनारस जाइए, गाजीपुर जाइए, जौनपुर जाइए, कहीं और जाइए। विद्यालय भी नहीं थे, इंटरमीडिएट कॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक रावर्सगंज या राजा शारदा भैंस इंटरमीडिएट कॉलेज था पूरे इलाके में, एक कॉलेज था। जब हम लोग पढ़ के निकले हैं 60, 62, 61 में एक कॉलेज था। तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता वाला यह जिला, हाँ, जो लगभग पूरे देश में बिजली की राजधानी माना जाता हाँ, है, हाँ, और उसके अलावा भी सीमेंट और दूसरी चीज़ों के जो कारखाने हैं, हाँ। ये जिला अपने लोगों को रोजगार देने में अक्षम रहा है, ऐसा लगता है। उनके पास कोई स्पेस नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी आप ही की बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पेस नहीं बनाया। अगर स्पेस दिया होता कि हम यहाँ के लोगों को रखेंगे, यहाँ के मजदूरों को रखेंगे, बधुआ मजदूर की तरह से लोग काम करते रहे, खचिया डलिया फेंकने वाले काम करते रहे, गैता फावड़ा चलाने वाले लोग काम करते रहे, इनको तो काम मिलता रहा वहाँ। लेकिन ऐसे जो लोग पढ़े लिखे थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर लिए थे बनारस, गाजीपुर, जौनपुर जा करके, इन लोगों को कोई काम नहीं मिला। काम इसलिए नहीं मिला, कहा गया कि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। कारखाने में अगर आप जेई नहीं बन सकते, ITI नहीं किए हैं, और ये डिप्लोमा आप नहीं किए हैं, इंजीनियरिंग आप नहीं किए, तो बताइए हम आपको कहाँ से रखें? मेरा कहना ये है कि कारखाने खड़े कीजिए, आप एक्वायर करके खड़े कीजिए, भूमि अधिग्रहण कर लीजिए, लेकिन जिस इलाके में कारखाना खड़ा कीजिए उसमें काम करने वाले लोगों की जो योग्यता हो सकती है, उसके विद्यालय भी बगल में आप खोलिए। पहले उनको आप पढ़ाइए, उनको टेक्निकली मजबूत कीजिए, शिक्षा दीक्षा दीजिए, फिर आप कारखाना खोल दीजिए। ये तो बिना तैयारी के खोले गए, जिसका सीधा लक्षण दिखाई पड़ता है कि शोषण के लिए किए गए। किस इलाके के लोग रहें न रहें, हमारा कारखाना खड़ा रहेगा, हम मद्रास से मंगा लेंगे, केरल से यहाँ काम करते रहे, मद्रास के केरल के लोग आते रहे, सारे एम्प्लाई वही के लोग हैं, बाहरी एम्प्लाई हैं। ये हमारे सोनभद्र का दुर्भाग्य है, यहाँ हमारा अपना नेता कोई नहीं, नेता भी आयातित किए गए, इंपोर्ट किए गए। हमारा व्यापारी कोई नहीं जिसे मैं कह सकूं कि दीपक केसरी जी हैं तो ये सोनभद्र के हैं। यहाँ जो बड़े उद्योगपतियों की, व्यापारियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें हम किसी सोनभद्र के किसी एक आदमी का नाम नहीं गिना सकते जो बड़ा हो गया। इतना विकसित जिला है ये, आर्थिक रूप से आप देखें राजस्व पे ही है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला है। लेकिन हमारा नेता कोई नहीं, हमारा व्यापारी कोई नहीं। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए शायद उसमें एक दो तीन हमारे सोनभद्र के होंगे। शायद 100 की लिस्ट बनेगी तो 1, 2, 3 होंगे। तो ठेकेदार भी नहीं, व्यापारी भी नहीं, नेता भी नहीं। इतने नहीं, यहाँ साहित्यकार भी बाहर से आके हावी होते रहे। साहित्यकारों का यहाँ तमाम लोगों का नाम आप पूछ सकते हैं जुबान पर कि यहाँ पर साहब वो आए थे, कौन कौन तो नाम है उनका, फला कवि आए थे, तो फला कवि आए थे, फला कवि आए थे। अच्छा पैसा लेके लोग यहाँ से चले जाते हैं, कब सम्मेलन के नाम पर आते रहे, और इस सब के सब बाहरी।
ऐसा क्यों है कि बौद्धिकता का जो पर्सपेक्टिव यहाँ बनना चाहिए, हाँ वो नहीं है, आयातित चीजें ज्यादा हावी हैं। हाँ, वो उन्हीं पे यकीन है ना। मीर आलम खान जैसे लोग थे, आप जैसे लोग थे, हाँ। रतनदास केसरी, हाँ। तमाम सारे ऐसे लोग जो बड़े जैविक पृष्ठभूमि में सामने आए, हाँ। जिनकी अपनी अपनी जमीनें हैं, हाँ। जिनके अपने अपने विजन हैं और अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, इसके बावजूद बाहर से आने की क्या मजबूरी थी? एक आदमी से काम नहीं चलेगा ना। अब यहाँ हमारा जनपद कुछ मानसिक रूप से ऐसा है कि यहाँ जब बाहरी का नाम बता दिया जाता है कि फला आ रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, लोकल लोकल की तरह से। स्थानीयता का तो सबसे बड़ा संकट है, आप जानते हैं। आप आगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आपके यहाँ शादी वगैरह हो, एक लड़का आपके यहाँ 15 दिन से शादी में व्यस्त है, आपके अगल बगल का पूरा खट रहा है, सारा इंतजाम कर रहा है, आप ही का भाई, आप ही का मित्र जो एक IAS है, वो आ जाए और कहे कि राम जी भाई, हम तो देखिए किसी तरीके से समय निकाल पाए हैं, ये निमंत्रण लीजिए और हम चलेंगे। मुश्किल से वो आपका मीठा खाएगा, कुछ करेगा, वो जितना प्रभाव पूरे गांव पर आपके छोड़ के चला जाएगा, वो जो आपका चचेरा भाई, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, जो 15 दिन से आपके साथ बर्तन दरी उठा रहा है, खट रहा है आपके साथ, ये लोकल का है। हम इस अनुभूति से बाहर निकलेंगे तब तो सोचेंगे ना। हमारी अनुभूति ही जड़ हो चुकी है, हमारे पास सपनों की पहचान नहीं। कौन हमारा अपना है? हम अपना उस IAS को मान लेंगे, उस कलेक्टर को मान लेंगे, उस DM को मान लेंगे, जबकि एक सेकंड के लिए, एक सेकंड भी समय आपको नहीं दे सकता। पैसा देता होगा कि नहीं देता होगा भगवान जाने, लेकिन वो आया और पूरा गांव उसके अगल बगल हो गया। DM साहब आए थे, DM साहब आए थे, और वो जो 15 दिन से है, न उसे गांव पहचानेगा, न आपके घर के लोग पहचानेंगे, कोई नहीं पहचानेगा। एक कथाकार के रूप में इस विसंगति को आप कैसे देखते हैं? हम जहाँ लोग जेन्युइन को छोड़ दे रहे हैं और नकली को महत्व दे रहे हैं। यही तुम्हारे कथा का सूत्र है, यही वो आधार है जहाँ से हमारी कथाएं जन्म लेती हैं। मैं इन्हीं को देखता हूँ, परखता हूँ, और बसमतिया वही उन्हीं में से है। वो छोड़ी हुई है, जेठ की भी नज़र उसके ऊपर बुरी है, गाँव की नज़र बुरी है। ये कोई नहीं समझ रहा है कि वो संवेदना नाम की चीज़, जो गांव की तारीफ हम करते हैं कि यहाँ बहुत संवेदना है वगैरह वगैरह है, कहाँ संवेदना उसके साथ जुड़ रही है? बसमतिया के साथ उसका पति चला गया है, मरा है कि मर गया कि जिंदा है, नहीं कुछ पता उसको। वो तय कर लेती है कि हम सलटेंगे नहीं, मतलब हम शादी नहीं करेंगे, हमको शादी नहीं करना है, ये तय कर लेती है। ऐसे रहना चाहती है, वो अपने पति की याद में जीवन बिताना चाहती है। कहाँ रहने दिया जा रहा है? जमींदार अलग निगाह से देख रहा है। वो एक जो देह में बदलती है, ये हमारे कथा का सूत्र है। एक जवान लड़की 18-20 साल की, 22 साल की, वो हमारा समाज उसे देह में कैसे बदल दे रहा है? कथा का सूत्र तो यहाँ छिपा है ना। तो जब वो देह में बदल ही जा रही है, तो फिर उस देह के खिलाफ उसे तो खड़ा होना पड़ेगा, उस देह के खिलाफ उसको खड़ा पड़ेगा, कहानी निकल आएगी। मैं एक ये मानता हूँ कि आपके यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जिंदगी का प्रतिरोध और उनकी जिंदगी की विडंबनाएं एक हाहाकार पैदा करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था सहज ही ऐसी है, या इसका कोई जातिवादी और सिस्टमेटिक कोई चरित्र है? जाति व्यवस्था कैसे उसको करती है और तमाम सारी चीजें कैसे फैक्टर के रूप में? देखिए, एक सूत्र है, उस सूत्र को आप थोड़ा सा समझें कि जितना ही आप व्यवस्था बनाएंगे, आप प्रायोजित ढंग की व्यवस्था बनाइए, एक सिस्टम बनाइए, तो जितनी ही आप व्यवस्था बनाएंगे उसमें उतनी ही अव्यवस्था निकलेगी। तो व्यवस्था की तरफ आप कम जाइए तो अव्यवस्था भी कम होगी। हमारे यहाँ सिस्टम पर सिस्टम बनते चले गए, और उस सिस्टम ने, उन सिस्टमों ने क्या किया कि तरह तरह के और दूसरे विकृतियाँ पैदा कर दी। यही हमारे समाज में सिस्टम पर सिस्टम। क्यों आप जा रहे हैं दूसरी तरफ? कहाँ से जा रहे हैं? हजारों एक्ट बन गए, हजारों कानून बन गए। हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? संस्कृति से कानून को क्यों नहीं जोड़ते आप? अभी एक स्टडी आई है रेप के बारे में, तो
उन्होंने कहा कि जितना संस्कृति ने इसको रोका है, दुनिया के किसी भी देश में कानून ने इसके अनुपात को नहीं रोका, संस्कृति ने घटाया है इसको। सांस्कृतिक रूप से इसमें घटोत्तरी होती है, जो ये बढ़ नहीं पा रहा है। संस्कृति हमारी रोक रही है। संस्कृति जितना आपको रोक लेगी, कानून नहीं रोकेगा। कानून कहाँ रोक पा रहा है एक इंजीनियर को? मालूम है आपको एक इंजीनियर का वेतन कितना मिलता है? 2 साल में उसका गांव में बंगला बन जाता है, 4 बीघे जमीन भी खरीद लेता है 2 साल के भीतर। गांव देख नहीं रहा, क्योंकि सांस्कृतिक दखल उस इंजीनियर पर बेईमान पड़ रही है। सांस्कृतिक दखल होता है। हुक्का पानी बंद करने की बात आपने सुनी होगी। तो अगर हुक्का पानी बंद करने का चलन आज गांव में होता है और उसका मकान बनते ही 4 बीघा जमीन, 3 साल की 4 साल की नौकरी है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार तुमको महीना मिल रहा होगा। इतने में 4 बीघा जमीन तुमने खरीद लिया, एक बंगला आपने बना लिया। ये कहाँ से कर लिया? अगर हुक्का पानी बंद करने वाली संस्कृति होती, उस इंजीनियर का मकान बना होता, ना बंगला बना होता, ना घर बना होता। तो संस्कृति जो हमारी टूटी, संस्कृति में जो हमारे अनुशासन था, पहले अनुशासित करती थी आपका हुक्का पानी बंद करके, आपके यहाँ शादी ब्याह बंद करके, ये अनुशासन टूट गया। कानून क्या करेगा? कानून तो नहीं रोक पाएगा। और संस्कृति का दुरुपयोग किया गया, संस्कृति का दुरुपयोग भी हुआ। जातिवाद, छुआछूत, यह भी सांस्कृतिक दखल है। संस्कृति आपको जितना बचाई है, अब तक आप बचे हुए हैं, संस्कृति की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन संस्कृति ने आपको विखंडित भी किया कि उसके यहाँ पानी नहीं पीना है, उसके यहाँ खाना नहीं खाना है। वो अछूत है, दोनों रूप है। अब हम चला कैसे रहे हैं, ये रहस्यपूर्ण है। सोनभद्र के संबंध में बताइए जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो जैसे सोनभद्र, आपने सोनभद्र प्राचीन नाम से, हाँ। सोनभद्र की जो जातीय बनावट है वो क्या है? क्योंकि 12वीं शताब्दी की जो गाथा है लोरी की, उसमें देवायत जो यहाँ का राजा है और अबोली का जो और अमीर जो है मोलागत राजा है, देवायत। तो ये दोनों में मैंने ये है कि संपन्नता और विपन्नता का जो पूरा मैंने कथा है, संघर्ष है, और किसी को छल से जीत लेना और फिर उसकी लड़कियों को अपने यहाँ बंधक रखना, फिर उसकी शादी करना एक समय में, ये पूरी कथा बताती है कि संघर्ष जातीय रूप से बहुत गहरे थे। मैं उसको मानता हूँ कि लोक आख्यान का विषय हो सकता है, लेकिन आपके देखे में जातीय संघर्ष का यहाँ क्या स्वरूप रहा है, किस रूप में आपने महसूस किया? देखिए, लोरिकायन की जो गाथा है ना, वो मैं उसको प्रतिछाया मानता हूँ। जो वास्तविक ऐतिहासिक रियासतें यहाँ पर थीं अघोरी की, अघोरी, विजयगढ़, बड़हर की, जो 12वीं शताब्दी में के पहले भी थी, आदिवासियों की रियासतें थी। यहाँ के राजा आदिवासी हुआ करते थे। आदिवासियों को बेदखल किया यहाँ के चंदेल राजपूतों ने, यहाँ के नहीं, बाहरी चंदेल राजपूतों ने आए थे कुछ लोग, आदिवासी राजा बेदखल हो गए। अब इनकी रियासतें हो गई, चंदेल रियासतें हो गई, बड़हर, विजयगढ़, बर्दी, खटाई, बर्दी खटाई भी, चारों रियासतें हो गई। अब ये कथा भी उसी समय जन्म लेती है, लोरी। और लोरी की कथा में एक अंतर्विरोध मुझे ये लगता है कि अगर मैं लोरी को शासन व्यवस्था से जोड़ के देखूं या सत्ता संघर्ष के नायक के रूप में जो देखूं, तो लोरी की कथा में जो लोरी का चरित्र उभरा है वो एक तानाशाह का उभरा है, लोक नायक का नहीं उभरा है। जबकि मैं मानता हूं कि लोरी लोक नायक था, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उस पर क्या हुआ है कि चित्रण का, वीर गाथा काल के जो चित्रण करने की परंपरा होती थी, उसमें बहादुर दिखाना, घोड़ा दिखाना, हाथी दिखाना, ऊँट दिखाना, पहाड़ काट देना, पेड़ मार के गिरा देना, घूसे से तोड़ देना, ये जो गल्प होता था, ये गल्प बहुत काफ़ी जोड़ दिया गया लोरी कथा के साथ। कि उसने अभी लोरी की पत्थर मिलेगा आपको यहाँ पर, जैसे उतरेंगे आप, तो बताया जाता है कि लोरी के तलवार ने काट दिया,
उसका घोड़ा ऐसे ढक जाता था, वैसे ढक जाता था, वैसे ढक जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें जोड़ दी गई। वीर गाथा काल का जो स्वभाव था उस पीरियड का, बहादुरी करना और गल्प करना, तो चारण कथा के रूप में लोरी की कथा में तमाम विवरण आते हैं। उसको मैं सही नहीं मानता। लोरी के बहादुर नायक था, इसमें दो राय नहीं। वो जननायक था, इसमें दो राय नहीं। यहाँ के राजपूत समाज से या ब्राह्मण समाज से अलग के समाज का था, यादव समाज का था, आता है। वो बहादुर था, लड़ाकू था, यहाँ आता है। और राजा का जो चरित्र है, राजा चूँकि उस समय दिखा नहीं सकते थे, वो काल राजाओं का काल था। आप कथा कहानी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुलसीदास जी को जो बनारस में भागना पड़ा इधर उधर राम की कथा कहते समय, क्या क्या दुर्गत तुलसीदास के बनारस वालों ने नहीं किया। तो कोई भी कथाकार गायक नहीं गा सकता था। तो ऐसा चरित्र लोरी का उसने गढ़ा जो गाया जा सके, यहाँ के राजा महाराजा सामंत उस गाने को न रोके। इस तरीके से उन्होंने चरित्र गढ़ा। लेकिन अद्भुत चरित्र है लोरी, और उसे सामंती मिजाज का बना करके, राजा का मिजाज बना करके, चाहे जैसे भी गायन में है, हो सकता है गायन में हो, लेकिन जो किताबें लिखी गई वो गड़बड़ लिखी गई। उन किताबों से मैं सहमत है। आपने अभी कहा कि प्रतिछाया में मानता हूं। हाँ। वो प्रतिछाया आपके ज़माने में किस तरीके की थी? ब्राह्मणों की कह सकती है? नहीं, प्रतिछाया तो प्रतिछाया आज भी है। आज भी हम समत्वम की तरफ थोड़ी बढ़ पाए हैं। आज भी दिक्कत दे रही है। आज तो जाति बोध और गहरा हो गया है। तो अब जैसे ये बात उसकी है कि आदिवासियों का शोषण गैर आदिवासियों के द्वारा हुआ, तो उसमें जो मूल शोषक है उनकी जाति स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है? क्या जैसे आपने अभी अपनी जो हरियल की लकड़ी वाला उपन्यास जो आपका है, उसमें यह है कि जैसे पंडित लोग जो है वो जंगल विभाग के अधिकारियों को अपने लपेटे में लेते हैं और फिर मैंने विनाश का जो पूरा आख्यान रचा जाता है वो इस तरीके से। तो दुरभिसंधियां वहीं होती हैं जहाँ किसी एक खास समाज के लोग ताकतवर हों, वहीं दुरभिसंधियां होती हैं। और दुरभिसंधियां वहाँ होती हैं अक्सर जहाँ उनके खिलाफ खड़े लोगों का, अपने अधिकार मांगते लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो, लेकिन उनको नहीं मिलता। तो उसके बारे में थोड़ा ठोस तरीके से मुझे जानना है कि यहाँ की जाति स्थिति क्या थी, क्या है, और क्या उसका असर यहाँ की राजनीति पर पड़ रहा है या देखिए, एक चीज़ बताऊँ, जाति संघर्ष हमारे सोनभद्र का कोई विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ जाति भेद है, लेकिन जाति संघर्ष हमारे यहाँ नहीं हुआ। सोनभद्र की बहुत बड़ी विशेषता है, जाति भेद है, और जाति भेद बहुत गहरे से है। कम ही लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, वही इससे निकल पाते हैं। जो इसी में रहना चाहते हैं तो उनके पास इतने अवसर हैं कि उसी में डूबे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अवसर भी है जाति में डूबे रहने का, निकलने के यहाँ अवसर बहुत कम है। जो सायास निकलना चाहते हैं वही निकल पाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो, भूलने लायक चीज़ें बहुत हैं हमारे पास, क्योंकि हमें IAS का इम्तहान नहीं देना है ना हमको कलेक्टर बनना है। अगर हम एक साहित्यकार हैं, प्रभात वगैरह को मैं अक्सर कहता हूँ, अगर हम साहित्यकार हैं तो भूलने की चीज़ें याद रखो। हमें जात भूल जानी है, धर्म भूल जाना है, मजहब भूल जाना है, लोकल स्टेटस स्टैंडर्डाइज जो होता है वो हमको भूल जाना है। अगर हम ये नहीं भूलेंगे तो हम ईमानदार रचनाकार, अच्छे रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार रचनाकार नहीं होंगे। अगर हमें सृजन में जाना है तो इतनी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। ये अच्छा आदमी वही है जो इन चीज़ों को भूल चुका है। अब रही आदिवासियों की स्थिति, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, शायद आपको रहस्यपूर्ण लगेगी, वो ये है कि आदिवासियों का शोषण यहाँ किसी सामंत ने नहीं किया, किसी बिरादरी ने नहीं किया, किसी जात ने नहीं किया। आज़ादी के बाद केवल जंगल विभाग ने किया। सबसे बड़ा शोषक है, और वो हमारे यहाँ का सबसे, वन विभाग जो हमारे यहाँ का है, सबसे बड़ा सामंत है। जहाँ तक आदिवासी से रिश्ता जुड़ता है, आदिवासी की बात आती है, उसी ने शोषण किया है, किसी सामंत ने नहीं किया। अरुंधति राय भी यही कहती हैं कि जब जंगल का कानून बना भारत में तो आदिवासी की गुलामी शुरू हो गई,
उसको लकड़ी के अलावा सब कुछ से जो है महरूम हो गया। जैसे आपने एक वो लिखा है एनजीओ पर एक उपन्यास, हाँ, तीसरा रास्ता। लेकिन आप उसमें जैसे उन तमाम सारी चीज़ों के बरखिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती हैं। अब उनकी सड़ांध क्या है, एक उपन्यास का बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लेकिन क्या जंगल विभाग के शोषण को अनदेखी कर रहे थे वो लोग? किस तरीके से आपने उसको देखा? क्योंकि यहाँ कई आंदोलनों में भी शामिल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, जैसे कन्हर वाले आंदोलन, अच्छा उसमें, अच्छा अच्छा। तो ये जो पूरा प्रसंग है उसकी जटिलता कैसे आप समझते मैं सवाल ठीक से समझे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ यहाँ बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत सारे एनजीओ ने बहुत काम बिगाड़ा भी, तमाम सारी चीजें, लेकिन आपका जो उसका मूल स्वर देखता हूँ मैं, तीसरा रास्ता, उसमें उस चीज को आप नकारते हुए प्रतीत, ऐसा क्यों है? देखिए, एनजीओ ने काम तो शुरू में बढ़िया किया, उनके लक्ष्य भी बढ़िया लगे हमको सारा कुछ, लेकिन एनजीओ को एक टूल बना दिया गया पैसा कमाने का। यह हमने देखा, व्यक्तिगत रूप से देखा, मैं जुड़ा रहा हूँ एनजीओ से, तो वहाँ हमने देखा कि वो टूल की तरह से पैसा कमाने का। जैसे एक यहाँ के एनजीओ में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये मैंने देखा, कोऑर्डिनेटर है, अब उसको फंडर जो है 8,000 रुपया महीना दे रहा है, 8,000 रुपया महीना रिकॉर्ड फंडर उसको दे रहा है। अब एनजीओ का जो सेक्रेटरी है उसे 6,000 दे रहा है, 2,000 रुपया उसका कम करके लगा दे रहा है कि भाई एनजीओ कैसे, हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास कौन सा फंड है। मैंने पूछा कुछ एनजीओ वालों से कि आपने जो प्रोजेक्ट लेते समय बताया था अपना ब्यौरा कि इतना हमको यहाँ से पैसा मिल जाता है, इतना डोनेशन हमको यहाँ से मिल जाता है, इतना डोनेशन यहाँ से मिल जाता है, इतना काम ने यहाँ करा है, इतना काम ने वहाँ करा है। उस समय तो आप अपनी स्टैंडिंग बहुत बढ़िया दिखाते हैं। अब आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, अब आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ये कैसे चलेगा? मेरे अब तक कुल 9 उपन्यास प्रकाशित हुए। पहला उपन्यास है सपूर्वा, दूसरा है हरियर लकड़ी, तीसरा है दूसरी आज़ादी, चौथा है तीसरा रास्ता, पांचवा है प्रगाथा, छठवां है धूल वाली लक्ष्मी, सातवां जंगल दर्श, आठवां धरती कथा, और सपूर्वा का एक संशोधित रूप पट्टा चरित्र के नाम से प्रकाशित हुआ। हाँ ठीक। इन उपन्यासों में विषय वस्तु की विविधता कितनी है? कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक ले गए? विविधता कथानक में है तो इस बात पर है कि वो जो भूमि, स्त्री और संपत्ति के जो संघर्ष, इसके जितने रूप हो सकते हैं, किस किस रूप में आते हैं, इनका रूप एक नहीं होता। यही 3 चीजें उलट पुलट के चली जाती है। जैसे आप सपूर्वा देखें, पट्टा के माध्यम से भूमि का संघर्ष, बस में हरियर लकड़ी को आते हैं, ठीक है, पति नहीं है, पत्नी अकेली रह रही है, तो उसका परित्यक्त हो जाना या अकेले हो जाना, तो यौन संघर्ष की तरफ चला जाता है। उसकी सूचिता पर तो अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है। वो ग्राम सभा में जो चक्ररोड बन रहा है, निर्माण तक जाता है, वहां से जगह सब जुड़े मामला जमीन। तीसरा रास्ता में गरीबों की हालत सुधर जाए, उनके अंदर शिक्षा का विकास हो जाए, उनकी आर्थिक प्रगति हो जाए। एनजीओ एक खड़ी है, इस संकल्प के साथ खड़ी होती है तो उस गाँव का विकास करेगी, लोगों का विकास करेगी। प्रोजेक्ट एरिया है, उस प्रोजेक्ट एरिया में इस तरह का काम, स्कूल, हॉस्पिटलाइजेशन और खेती के लिए थोड़ा एनजीओ जब आगे बढ़ती है तो वो राजनीतिक झुकाव की तरफ उसका जो मुखिया है वो जाने लगता है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ जाए। वहां से जब वो बढ़ता है, ये जब उसके कदाचार लोगों के बीच में स्पष्ट होने लगते हैं, इसको आप कह सकते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट।
इनर एनजीओ के भीतर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आज भी कुछ लोग पुराने मिजाज के हैं जो एनजीओ को मानते हैं कि हमें ग्रामीण लोगों की हालत सुधारनी है, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूकता लानी है इनके भीतर। ऐसे समर्थक लोग हैं, आज भी बचे हुए एनजीओ। कुछ ऐसे हैं जो कमाने खाने का रोजगार बना लेते हैं। तो कमाने खाने का जो रोजगार घुस जाता है तो उसका जो मुखिया है उस तरफ चला जाता है। तो नेताओं के चक्कर में पड़ता है, ये वो करना, फिर नेताओं के लिए काम करने लगता है, वोटिंग मशीन बन जाता है, उनको चुनाव जितवाता भी है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जब उसको लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे, ये भी रास्ता ठीक नहीं, वहां से सीधे छलांग लगाता है, एक मठ का मुखिया बन जाता है। ये तीसरा रास्ता। पहला रास्ता से शुरू हुआ, समाज कल्याण के नियत से शुरू हुआ। दूसरे रास्ते की तरफ गया कि वेलफेयर स्टेट है, इस स्टेट के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करता कुछ नहीं, सोच है उसके पास। वहां भी जब उनको लगता है कि असफल हो रहा है, वो सीधे एक मठ की तरफ जाया जाता है, बहुत बड़ा मठ, वहां से करने लगता है। वहां जो सुधा नाम की औरत लड़की है जो इसके साथ मर खप रही है एनजीओ की स्थापना से लेके आखिर तक, वो चाहती है कि एनजीओ बचा रहे। जगह जगह 35-40 बंधे भी बनवाती है, छोटी छोटी बंधियां बनाती है। उसका भी कंसेप्ट लेके आती है कि बड़े बांधों के मुकाबले में हमें छोटी छोटी बंधियां बनानी चाहिए। पूरे देश में उसकी चर्चा होती है, अदालतें भी उसका समर्थन करती है, जंगल को रोकती है कि नहीं, जो बंदी बन रही है तो बंदी आदमी है कि इसको आप कैसे रोक देंगे। 12 तो वो उसकी माँ जो है उस आश्रम की भक्त है। देखिए शंकर से यहाँ दर्शन करने जाती है, तो सुधा भी कतार में माँ के साथ है, अकेली माँ है। वहां जब सब पहुंचते हैं तो ये देखती है टीवी, नायक प्रतिनायक जो सुधा वहां से लौट आती है। उसकी माँ कहती है तुम क्यों लौटे, लाइन में इतने देर तक खड़ी थी, बस ऐसे लौट। पूरी तस्वीर टीवी की वजह के सामने एक कामरेड से शुरू हुआ, एनजीओ तक गया, एनजीओ से फिर नेतागिरी तक गया, नेतागिरी से होते हुए मेरी सोच ये है कि क्या हमारी यात्रा यही जो ह्यूमन क्रिएटेड संस्थान है इन्हीं के बीच में टहलते रहने, हमारे पास कोई और रास्ते? तीसरा रास्ता आपने क्या निकाला? साहित्य में कहा है तीसरा रास्ता जो था वो कौन सा रास्ता है? देखिए हमारा एक लक्ष्य और है, मैं यहाँ भी स्पष्ट, मैं अपने उपन्यासों में विज्ञान की तरह से कोई प्रोडक्ट नहीं देता। संकेत तो देते हैं। संकेत यही है कि हमारा विचलन रोकी, तो आप कहीं भी अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं। जैसे मैं आज की तारीख में मुझसे बात करें, आज का समय मेरे लिए क्या, मैं क्या तो आज सत्ता का पूंजी का गठजोड़ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक काम कर रहा है जो हर आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पैदा कर रहा है, बारीकी से आप देख लें। अदालत के प्रति कंफ्यूजन, पुलिस के प्रति कंफ्यूजन, आई के प्रति कंफ्यूजन, शिक्षा संस्थान के प्रति कंफ्यूजन। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसके प्रति, जिसके बारे में आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना। खाना खा के जाएंगे, ईमानदार आदमी है वो, तो कैसे चालू करूँगा, उसके प्रति भी कंफ्यूजन। तो पूंजी का काम हो गया, सत्ता का काम हो गया, कंफ्यूजन पैदा। उपन्यास का काम ये है कि आपको अपनी बात पढ़वा देना। अच्छा, आगे के जो उपन्यास है वो क्या है? आगे का उपन्यास तो अभी प्लान हमने नहीं किया। अभी तो इसी साल 5-6 महीने पहले एक उपन्यास हमारा पुस्तक जो बस पढ़ पड़ा। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपने प्रचुर मात्रा में लिखा और गुणवत्तापूर्ण भी लिखा है। आप एक भूगोल विशेष के उद्भट कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको वह सम्मान मिला, वह स्वीकृति मिली जो आपको मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए तो मैं नहीं कहता। मुझे
सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ये भी मिलेगा, क्योंकि सम्मान और सम्मान के बीच में मैं बहुत कुछ प्रायोगिक देखता हूँ। सम्मान जिनको मिल चुके हैं, जब उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो मुझे प्रायोजन पहले दिखाई पड़ता है, उनका चेहरा बाद में दिखाई पड़ता है। पता कीजिएगा, हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, हमारी जड़ता कह लीजिए, मैं इस प्रायोजन के इसलिए मैं सोचता ही। तो इसका मतलब है कि आपने जो काम किया उसको उतना आदर नहीं दिया गया जानबूझकर। आप कह सकते हैं, सीधा जवाब कहना भी चाहिए, आप कह सकते हैं नहीं और मिलेगा भी, क्योंकि नहीं चाहते ना कि कोई आदमी बिना प्रायोजन के निकाला है बाहर। हमारे जितने बड़े प्रकाशक हैं वो सोचेंगे ही नहीं कि कोई आदमी ऐसा निकाला। हमारे ऊपर सवाल हुई जब राजकमल ने मुझे पहली बार छापा, राजकमल के कई लोगों के सवाल मेरे पास आए, आप किस डिग्री कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, वहां प्रिजम्पशन ही नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी में ना हो, डिग्री कॉलेज में ना हो, उसकी किताब राजकमल से छपी, वहां प्रिजम्पशन ही नहीं। तो ये जो काकस है, और इधर नहीं, मेरी कहानी, पहली कहानी हम तुम्हें खोना नहीं चाहते कामरेड, राजेंद्र यादव ने छापा, तुम कहाँ पढ़ा रहे? ये संकट यहाँ संकट ये मेरे से राजेंद्र यादव जी ने पूछा है। संकट हमारे एक मित्र हैं सुहेल, जो मैनेजर है कोई इंडस्ट्री में, और उनके सामने हम साथ थे, हम उन्हीं की आवाज पर, उनके पास बेसिक लाइन थी, बेसिक लाइन से फोन आया उनके पास, इस मोबाइल का कोई जमाना नहीं है। उन्होंने बता दिया कि शिवेंद्र जी भी आ गई है, उन्होंने बात कर, उन्होंने पूछा कि शिवेंद्र हाँ हाँ, मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, खेती किसानी। अच्छा एक चीज बताइए आप, एकदम इसके बाद मैं नहीं कुछ पूछूंगा, धन्यवाद दूंगा। यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मणों का राज है, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में ठाकुर जहाँ है उन ठाकुरों का भी राज है, दूसरे लोगों तीसरे किसी भी लालाओं का थोड़ा बहुत है, वो जहाँ कुछ इधर उधर छुटपुट है, और ये तीनों का काकस अलग अलग भी है और तीनों मिश्रित रूप से भी किसी और को जगह नहीं देते। लेकिन आप तो ठाकुर हैं, आपको क्यों नहीं दिया ठाकुरों ने? ठाकुर क्यों देंगे? आप हमको पहले तो बताइए, ठाकुर में क्या सम्मानित लोग नहीं है? पहले से कोई एक श्रृंखला है, काफी प्रसाद सिंह, चंद्रवली सिंह, ये परंपरा है। तो आप भी तो उसी परंपरा में, उससे क्या हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, और हम चाहेंगे कि आपकी जो रचनाशीलता है, जो आपका रचनात्मक वैभव है, वो व्यापक पाठक वर्ग और दर्शक वर्ग तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप